डीएच लैंड मूनलाइट रियल्म का नया एंट्री गेट। सफेद धुंध को पार करते ही हवा का तापमान और महक एकदम से बदल गई। डीएच लैंड के प्रदूषण और गाड़ियों के शोर की जगह अब एक बहुत ही ठंडी, ताज़ा और फूलों से भरी हवा चल रही थी। मूनलाइट के उस नए एंट्री गेट पर भारी भीड़ जमा थी। इतने बड़े फैमिलिया और ई गेट वाले खूनी हादसे के बाद भी मूनलाइट ने इंसानों के लिए इस न्यू सिटी के दरवाजे खोल दिए थे। और मजे की बात यह थी कि इंसान भी डेविल यानी ध्रुवांश की उस खौफनाक मारकाट का लाइव टेलीकास्ट देखने के बावजूद उसी डेविल के गुण गाते हुए इस जादुई दुनिया को देखने के लिए पागलों की तरह यहां चले आ रहे थे। गेट के अंदर का नजारा किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं था। तभी गेट पर एक अजीब सी घटना हुई। लाइन में लगा एक करीब 35 साल का आदमी जैसे ही मूनलाइट के मेन बैरियर के अंदर कदम रखने लगा, जूम, बूम, अचानक एक नीली रोशनी चमकी और उस आदमी को एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ हवा में पीछे की तरफ फेंक दिया गया। वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिरा। क्या हुआ? आसपास खड़े लोग घबराकर पीछे हट गए। वो गेट की चेकिंग एनर्जी थी। तभी मूनलाइट के 2 लंबे चौड़े खूंखार दिखने वाले गार्ड्स उस आदमी को घेरते हुए उसके पास आए। एक गार्ड ने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ में पकड़ी इस तलवार के अलावा कोई और हथियार या इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद है? वो आदमी जमीन से उठा। वो थोड़ा डरा हुआ था। उसने कुछ सोचते हुए अपनी शर्ट की आस्तीन के अंदर से एक बहुत ही छोटा सा छिपा हुआ खंजर निकाला। क्या क्या इसकी वजह से ये हुआ? उस आदमी ने हकलाते हुए पूछा। गार्ड ने उस खंजर को देखा और बहुत ही सख्त लेकिन इज्जत भरे लहजे में कहा, माफ करिए जनाब, लेकिन आप अभी अंदर नहीं जा सकते, ना ही आपकी पेमेंट आपको वापस होगी। आपकी आईडी पर अब हमारी टीम जांच करेगी। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक हुआ तो आपको दोबारा एंट्री के लिए नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी के लिए प्लीज यहां से चले जाइए। वो आदमी बस मूनलाइट घूमना चाहता था। वो इस जादुई दुनिया के रूल्स के खिलाफ जाकर हमेशा के लिए यहां से बैन नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने बिना कोई बहस किए हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप वहां से चला गया। ये नज़ारा देखकर पीछे लाइन में खड़े कई लोग, जिनके माथे पर पसीना आ गया था, वो जल्दी जल्दी खुद को दोबारा चेक करने लगे। किसी ने अपनी जेब से छोटा सा नेल कटर बाहर फेंक दिया तो लड़कियों ने अपने बालों से वो नुकीली हेयर पिन तक निकालकर फेंक दी। उन्हें डर था कि कहीं मूनलाइट का सिस्टम उसे भी हथियार में न गिन ले और उन्हें भी हवा में उड़ा दे। मूनलाइट की न्यू सिटी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल्स, कैमरे, स्मार्ट वॉचेस पूरी तरह से बैन थे। उन्हें बाहर ही जमा करवाना पड़ता था या घर छोड़कर आना पड़ता था। अगर कोई उन्हें चोरी छिपे लाने की कोशिश करता तो बैरियर उसे भी उस आदमी की तरह झटके से बाहर फेंक देता। ये सब डेविल और ड्यू का मास्टर प्लान था, क्योंकि डिजिटल चीजों से जानकारी बहुत तेजी से और एक्यूरेट फैलती है। अगर कैमरे और मोबाइल अंदर नहीं होंगे तो लोग मूनलाइट की सीक्रेट जगहों या कमजोरियों की फोटो नहीं ले पाएंगे और मूनलाइट का खतरा कम होगा। धुंध पार करने के बाद कबीर, शुभम, ईशा, कृति, प्रिया और विशु मूनलाइट की न्यू सिटी के अंदर आ चुके थे। ये एंट्री गेट स्काई सिटी के उन असली पहाड़ी इलाकों से मीलों दूर एक समतल मिड सिटी में खुल रहा था। अंदर आते ही सभी के होश उड़ गए। ऊपर का आसमान बहुत ही खूबसूरत था, जहां एक ऐसा जादुई सूरज चमक रहा था जो समय समय पर अपना रंग बदल रहा था। नीचे बहुत ही चौड़े और साफ पत्थर के फर्श वाला ग्राउंड था। सड़क पर ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां या बाइक नहीं थीं, बल्कि वहां बैलगाड़ी जैसी लकड़ी और लोहे की बनी शानदार बग्घियां थीं, जिन्हें बहुत ही अजीबोगरीब और खूबसूरत जानवर खींच रहे थे। कुछ जानवर घोड़े जैसे थे, लेकिन उनके सिर पर सींग थे, तो कुछ जानवर छोटे डायनासोर जैसे लग रहे थे, जिनकी चमड़ी चट्टान जैसी मजबूत थी। सड़क के दोनों तरफ एक लाइन से बहुत ही शानदार और पुरानी डिजाइन वाली जादुई दुकानें सजी हुई थीं। दुकान चलाने वालों में डेमी ह्यूमंस के साथ साथ कई इंसान भी थे, जिन्हें मूनलाइट ने यहां बिजनेस करने की परमिशन दी थी। वो मॉडर्न दुनिया की चीजें, कपड़े, मसाले आदि बेच रहे थे। रोड पर लोग मूनलाइट के जादुई हथियार देख और खरीद रहे थे। वहां पर बहुत ही महंगी और खूबसूरत ज्वेलरी भी बिक रही थी। ये आम ज्वेलरी नहीं थी, क्योंकि मूनलाइट में गहनों का काम सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, उनमें अलग अलग जादुई काबिलियत थी। कोई ज्वेलरी पहनने वाले की जान एक बार बचा सकती थी शील्ड बनाकर। किसी में स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर थी, जिसका इस्तेमाल करके करो या मरो वाली सिचुएशन में इंसान अपनी पावर बढ़ा सकता था। वहां पर मूनलाइट के सैनिक खतरनाक डीमंस की सवारी करते हुए गश्त कर रहे थे। और सबसे खास बात, जगह जगह पर लोगों के टाइप का डेविल का एक छोटा सा फोटो लगा हुआ था।
कई मेन चौराहों पर डेविल की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगी हुई थीं, जिनमें ध्रुवांश काले लबादे में वो अपना खौफनाक गोल्डन मास्क पहने एक राजा की तरह खड़ा था। ये सब देखकर विशु का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, विशु ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये सब कितना रियल लग रहा है यार। इतनी रियल कॉस्ट्यूम और डिजाइन तो मैंने पहले कभी किसी फिल्म में भी नहीं देखी। ये थीम पार्क तो बहुत ही गजब है। विशु को इस जादुई दुनिया की हकीकत कोई भी समझा सकता था, लेकिन वहां तो बाकियों के खुद के होश उड़े हुए थे, सिवाय कबीर और शुभम के। कबीर ने पहले भी ये जगह देखी हुई थी, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई। वहीं शुभम ने मून लाइट में एक लंबा वक्त यहां बिताया था। उसने ये न्यू सिटी देखी तो नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि मून लाइट में क्या कुछ जादुई हो सकता है। लेकिन कृति, ईशा और प्रिया तीनों के तो तोते उड़ चुके थे। माय गॉड, कृति ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? ईशा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कृति। क्या मूनलाइट सच में इतनी खूबसूरत जगह है? प्रिया ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, यार ये तो बिल्कुल किसी फैंटेसी गेम की दुनिया जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे ही प्लैनेट पर आ गए हैं। वो ऐसे ही हैरान होते हुए चारों तरफ चीजों को देखे जा रहे थे। तभी शुभम की तेज नजरों ने कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि जहां वो खड़े थे वहीं पास में दो और बिल्कुल सेम डिजाइन वाले बड़े जादुई गेट बने हुए थे। लेकिन उन दोनों गेट्स में से एक गेट में तो सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे और दूसरे गेट में थोड़े ज्यादा लोग थे। लेकिन फिर भी वो उस गेट के मुकाबले कुछ नहीं थे जिस गेट से वो लोग अभी अंदर आए थे। शुभम ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कबीर के पास जाकर धीरे से पूछा, कबीर भाई, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच है? ये जो बाकी के दो गेट्स हैं, क्या ये फमीलिया और ई गेट के गेट्स हैं? कबीर ने शुभम की ऑब्जर्वेशन स्किल पर इंप्रेस होते हुए हाँ में सर हिला दिया। शुभम ने हैरानी से कहा, लेकिन फमीलिया में इतना बड़ा खूनी हादसा होने के बाद, फमीलिया के हंटर्स को मारने के बाद डेविल इतना चिल होकर उन फमीलिया वालों को अपने मूनलाइट में कैसे आने दे सकता है? ये तो बहुत बड़ा खतरा है। कबीर ने शुभम के कंधे पर हाथ रखा और एक बहुत ही शातिर मुस्कान के साथ समझाया, देखो शुभम, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता देता हूँ। कबीर ने अपनी शर्ट के अंदर से अपने गले में पहना हुआ एक लाल रंग का पेंडेंट बाहर निकालकर दिखाया। ये पेंडेंट मूनलाइट के सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स, वोटिंग राइट्स वालों को दिया गया है। अगर इन तीनों में से किसी भी गेट से कोई भी बहुत पावरफुल चीज या कोई खतरा अंदर आता है तो हम सबको पहले ही इस पेंडेंट के जरिए पता चल जाएगा। कबीर ने चारों तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां पर अगर तुम डीएच लैंड, फमीलिया और ई गेट तीनों देशों के कैमरों को मिला लो ना, तो इनसे कहीं गुना ज्यादा यहां मूनलाइट की ये जादुई क्रिस्टल बॉल्स लगी हुई हैं। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना हमारी इजाजत के। कबीर ने बहुत ही सीरियस होकर आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, इस न्यू सिटी के गेट से आने वाला कोई भी इंसान किसी भी हालत में मेन सिटी यानी स्काई सिटी और ब्लड मून सिटी तक नहीं जा सकता। वहां जाने की परमिशन सिर्फ मूनलाइट के सैनिकों और लीडर्स को है। कबीर ने अपनी उंगली से दूर, बहुत दूर आसमान की तरफ इशारा किया। वहां बादलों के बीच एक छोटा सा धुंधला सा हवा में उड़ता हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा था। वो देखो, कबीर ने कहा, वहां है स्काई सिटी। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें खास जादुई ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। अगर तुम पैदल जाने की कोशिश भी करोगे तो भी बहुत टाइम लगेगा और जाते हुए लोग तुम्हें देख लेंगे। वहां पहुंचते पहुंचते डेविल के पास पूरी जानकारी पहुंच चुकी होगी कि तुम वहां आ रहे हो। कबीर की आंखों में एक अजीब सा खौफ आ गया। और अगर तुम वहां पहुंच भी गए तब भी अंदर जाना नामुमकिन है। वहां एक ऐसा अभेद्य बैरियर है कि बिना वोटिंग राइट्स वालों की इजाजत के अगर कोई भी इंसान उस बैरियर को सिर्फ छू भी ले तो वो उसी सेकंड जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर शुभम की रूह कांप गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। बाप रे, शुभम ने मन में सोचा, अब मुझे समझ आ रहा है। डेविल ने दुश्मनों को बाहर रोकने से अच्छा उन्हें अंदर आने देना बेहतर समझा, ताकि वो उन पर नजर रख सके और जान सके कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। क्या दिमाग है उस बंदे का। कबीर और शुभम बात करते हुए आगे चल ही रहे थे कि उन्होंने देखा सभी लड़कियों और विशु एक बहुत ही खूबसूरत जादुई दुकान के बाहर खड़े होकर कुछ देख रहे थे। वो सभी बहुत खुश लग रहे थे। ईशा दुकान की काउंटर पर रखे एक बहुत ही चमकते हुए सुनहरे और सफेद रंग की ज्वेलरी सेट यानी गले का हार और झुमकों को देखते हुए बोली, वाह, ये कितना खूबसूरत है। क्या ये डायमंड का बना है भैया?
दुकानदार, जो मूनलाइट का एक डेमी ह्यूमन था जिसके कान थोड़े नुकीले थे, उसने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही अच्छी चीज चुनी है। ये हमारे मूनलाइट का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। पर ये डायमंड नहीं है, इन्हें हम सनस्टोन कहते हैं। इनकी चमक डायमंड से भी कई गुना ज्यादा होती है। दुकानदार ने उस हार को थोड़ा आगे करते हुए उसकी जादुई खूबी बताई। और ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है मैडम, साथ ही खतरा होने पर या जब आपको डर लगे तो ये हार आप पर हमला करने वाले दुश्मन को कुछ समय के लिए अंधा कर देता है। इसमें से एक तेज सनलाइट फ्लैश निकलता है। ईशा को वो हार और झुमकों का सेट बहुत पसंद आ गया था। वो उसे लेना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो एक हंटर की सुरक्षा के लिए बनी जादुई ज्वेलरी है तो वो थोड़े उदास मन से पीछे हटने लगी। माफ करिए भैया, ईशा ने हार को वापस रखते हुए कहा। मैं कोई हंटर या फाइटर नहीं हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, मैं अच्छे से जानता हूं मैम, मुझे आपकी ऑरा फील नहीं हो रही, इसीलिए तो मैंने आपको इसकी ये खूबी बताई। हंटर पावर ना होना आपकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन अगर आपका हमलावर कुछ देर के लिए अंधा हो जाए तो आप अपनी जान बचाकर भाग सकती हैं। कृति ने ईशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख ईशा, इसके फीचर को साइड में भी रख दें तो भी ये हार बहुत खूबसूरत है, और अगर तुझे पसंद है तो ले लेते हैं ना। प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, इतना सोच क्यों रही हो, ले लेते हैं। भैया, आप इसका प्राइस बताइए। दुकानदार ने बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनी उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाते हुए कहा, मैडम, ये तो बहुत ही सस्ता है, मात्र 30 करोड़ का है। क्या? ये सुनते ही ईशा, कृति और प्रिया तीनों को एक साथ 440 वोल्ट का झटका लगा। प्रिया को तो चक्कर आ गया। वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि विशु ने हड़बड़ाकर उसे थाम लिया। अरे अरे प्रिया जी, संभालो। कृति ने अपनी आंखें फाड़कर दुकानदार को घूर कर कहा, 30 करोड़? ऐसा भी क्या सोना मिलाकर बेच रहे हो भैया, जो इतना महंगा है? लूट रही हो क्या? वहीं ये सब पीछे से देख रहा कबीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। असल में कबीर ने सोचा कि ये हार बहुत ही सस्ता मिल रहा है। मुझे लगता है कि न्यू सिटी की ओपनिंग और इंसानों की वेलकम के तौर पर यहाँ के रेट्स कम किए गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये हार मूनलाइट में कम से कम 50-60 करोड़ का मिलता। और अगर हिसाब लगाए कि अगर इसी हार को डीएच लैंड या किसी और देश में इन सेम जादुई चीजों से बनाया गया होता तो इसकी कीमत 500 से 600 करोड़ तक चली जाती, या शायद और भी ज्यादा। ईशा ने नाम इसे हिलाते हुए जल्दी से हार को वापस काउंटर पे रख दिया। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए, ये बहुत महंगा है। दुकानदार एक अच्छा सेल्समैन था, उसने ईशा को मनाते हुए कहा, अरे मैडम, इतने से पैसों के लिए क्या सोच रही हैं? 30 करोड़ आपकी जान से बढ़कर थोड़ी हैं। ये हार आपकी रक्षा करेगा। तभी प्रिया का ईगो हर्ट हो गया। उसने दुकानदार को घूरते हुए थोड़े एटीट्यूड में कहा, भैया, आप हमारी बहन की इतनी चिंता मत करिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। इसकी रक्षा करने के लिए इसके भाई और इसका होने वाला पति ही काफी हैं। प्रिया थोड़ा और पास गई और हवा में उड़ते हुए बोली, आपने ध्रुवांश और कबीर राय का नाम तो सुना ही होगा। ध्रुवांश मेरी बहन के सगे भाई हैं। प्रिया को लगा कि ध्रुवांश का नाम सुनकर दुकानदार डर जाएगा और उन्हें इज्जत देगा, लेकिन ये नाम सुनते ही वो दुकानदार थोड़ा चौंका और फिर वो दुकानदार जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। मैडम, आप लोग सच में बहुत मजाक किया है। दुकानदार ने हंसते हुए अपने आंसू पोंछे। मास्टर ध्रुवांश इनके भाई हैं? क्या मजाक है यार। वहां खड़े आसपास के कुछ और लोग और बगल के दुकानदार भी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। ईशा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने कृति को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुझसे चुप नहीं रहा जाता ना? मेरे भाई का नाम ऐसे कहीं भी यूज मत किया कर। तभी वो दुकानदार हंसी रोकते हुए बोला, अरे मैडम, अगर आप मास्टर ध्रुवांश को सच में जानती होती या वो आपके भाई होते तो आज आप यहाँ न्यू सिटी की सड़कों पर धक्ती क्यों खा रही होती? और आपको इस मामूली 30 करोड़ की हार की क्या जरूरत होती? आपको तो स्काई सिटी से इससे लाखों गुना खूबसूरत गहना गिफ्ट में मिल जाता। प्रिया ने मन ही मन सोचते हुए अपना होठ काट लिया। अरे यार, मैंने तो ऐसे ही रॉक झाड़ने के लिए बोल दिया था। मुझे क्या पता था कि ध्रुवांश यहाँ मूनलाइट में इतने ज्यादा मशहूर है कि ये लोग यकीन ही नहीं कर रहे। वो दुकानदार अभी और कुछ मजाक उड़ाने ही वाला था कि अचानक उसकी गले की आवाज सूख गई। उसके होठ कांपने लगे। दुकानदार की आंखें हैरानी और डर से पूरी तरह खुल गई। उसकी आंखों में अब एक शुद्ध खौफ दिखाई दे रहा था। ईशा, प्रिया और कृति ने उस दुकानदार की नजरों की दिशा में मुड़कर देखा। वहां ईशा के जस्ट पीछे कबीर खड़ा हुआ था। कबीर के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। उसकी आंखों में एक हाई लॉर्ड और डीएच लैंड के राजा वाला वो खौफनाक गुस्सा था जो किसी को भी भस्म कर सकता था। वो अपनी तेज नजरों से उस दुकानदार को घूर रहा था। वो दुकानदार बुरी तरह हकलाते हुए, कांपते हुए बोला, मास्टर कबीर, आप यहाँ? कबीर ने बहुत ही प्रोटेक्टिव अंदाज में अपना हाथ ईशा के कंधे पर रखा। उसने बहुत ही भारी और डरावनी आवाज में उस दुकानदार से कहा, ये मेरे साथ हैं।
तुम इस तरह हंसकर इनका मजाक नहीं बना सकते। ये सुनते ही उस दुकानदार की रूह कांप गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये लड़कियां सच बोल रही थी। ये मास्टर कबीर के साथ है, मतलब ये सच में मास्टर ध्रुवांश की बहन है। मैंने मौत को दावत दे दी। दुकानदार ने तुरंत काउंटर से बाहर आकर कबीर और ईशा के सामने अपना सिर जमीन तक झुकाते हुए कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर कबीर। मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि औरों की तरह ये लड़कियां भी मास्टर ध्रुवांश और आपका नाम सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं डिस्काउंट पाने के लिए। प्लीज मुझे सजा मत दीजिए। दुकानदार ने जल्दी से वो 30 करोड़ वाला सनस्टोन ज्वेलरी सेट उठाया और अपने कांपते हाथों से ईशा की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए मैम, मेरी माफी के तौर पर ये सेट मैं आपको गिफ्ट में देता हूँ, प्लीज इसे रख लीजिए। ईशा को उस दुकानदार पर बहुत दया आई। उसने बहुत ही प्यार और मीठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया। ये मेरी फ्रेंड ही बिना बात के चिल्ला रही थी। आप इसे रहने दीजिए, हम नहीं लेंगे। कबीर ने भी उस डरे हुए दुकानदार को देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए माफ कर दिया। कबीर ने पहले सोचा था कि वो उस ज्वेलरी सेट को अभी खरीदकर ईशा को दे दे, लेकिन फिर उसने मन में सोचा कि अगर ईशा को कुछ गिफ्ट देना ही है तो उसे इस 30 करोड़ के हार से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव और रेयर चीज देनी चाहिए। वो उसे स्काई सिटी से कुछ स्पेशल ला कर देगा। ये सोचकर कबीर ने सबको वहां से आगे बढ़ने का इशारा किया। वो लोग उस दुकान से थोड़ा आगे निकले ही थे कि विशु, जो अभी तक ये सब देखकर बहुत इंप्रेस हो चुका था, उसने कबीर की ओर देखा और बहुत ही मासूमियत से पूछा, कबीर भाई साहब, एक बात बताएंगे, ये जो यहाँ की टिकट है ये कहाँ और कितने की मिलती है? कबीर ने चलते चलते रुककर विशु को बहुत ही हैरानी से देखा। टिकट? कैसी टिकट? कबीर ने पूछा। अरे वो बाहर जो मेन गेट था ना, बस वही पेमेंट करनी होती है, कबीर ने बहुत ही कैजुअल तरीके से बताया विशु को। और इसका प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है विशु, सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन्स ओनली पर विजिट पर पर्सन। मूनलाइट का एक गोल्ड कॉइन इंसानी दुनिया के 1 लाख रुपए के बराबर होता है। मतलब एक इंसान की एंट्री 1 करोड़ रुपए की थी। लेकिन विशु जो अपनी गांव वाली गणित लगा रहा था, उसने ये सुनकर मन ही मन सोचा, सिर्फ 10? अरे यार, ये तो बहुत ही कम है। इतने में तो आजकल ढाबे पर एक टाइम का खाना भी नहीं आता। ये कैसा एडवेंचर पार्क है जो सिर्फ 10 से के ले रहा है? लगता है अंदर आकर ये जो महंगी चीजें बेच रहे हैं ना, उसी से अपना पैसा वसूलते हैं ये लोग। विशु ने अपनी इस महान सोच पर गर्व से मुस्कुरा दिया। वो लोग आगे बढ़ रहे थे। वहां चलते चलते उन्हें सामने सैनिकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा दिखाई दिया। वहां से रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ रहा था। एक रास्ता सीधा जा रहा था और एक लेफ्ट टर्न था। जो सीधा वाला रास्ता था वो सिटी बॉर्डर वाला एरिया था। वहां बहुत से छोटे छोटे गांव थे और वो एरिया मूनलाइट के घने जादुई जंगल से लगता था। इसलिए उसे ना के जंगल में घूमने जाने के लिए हर टूरिस्ट को अपने साथ मूनलाइट का एक सैनिक लेना पड़ता था, जो गार्ड के साथ साथ गाइड का काम भी करता था, ताकि कोई रास्ता ना भटके या किसी जानवर का शिकार ना बन जाए। वहां से कुछ लोग वापस आ रहे थे। उनके पास कुछ बैग्स में सामान था। वो लोग बहुत ही खुशी से आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। भाई, क्या नजारा था यार, कसम से बहुत ही खतरनाक जगह थी, लेकिन वहां जाने का हमारा प्लान बिल्कुल सही था। जो इंसान वहां नहीं गया ना, वो जिंदगी भर रिग्रेट करेगा। ये बातें सुनकर प्रिया और कृति का एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पर पहुंच गया। कबीर, शुभम, हम भी वहीं चलते हैं यार, प्लीज, दोनों ने एक साथ बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। कबीर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। वो ईशा को बेवजह उस जंगल में नहीं लेकर जाना चाहता था, वो भी मूनलाइट के उस जंगल में, जो रियल इंसानी दुनिया के जंगलों से कहीं ज्यादा जादुई, डरावना और खतरनाक था। वहां ऐसे डीमंस और प्लांट्स थे जो एक पल में इंसान को निगल सकते थे। कबीर ना कहने ही वाला था, लेकिन तभी ईशा ने कुछ सोचते हुए बहुत ही धीरे से कबीर की आंखों में देखकर अपनी मीठी आवाज में कहा, कबीर, हाँ, मुझे भी वो जंगल देखना है। मेरी कोई हंटर पावर तो नहीं जागी है, लेकिन मेरा भी हमेशा से ये सपना था कि मैं एक बार जंगल और वहां की जीवों को अपनी आंखों से देखूं। प्लीज चले। कबीर ने ईशा की उस मासूम और रिक्वेस्टिंग आंखों को देखा। कबीर किसी भी चीज को नान कह सकता था, लेकिन वो पूरी जिंदगी में ईशा को कभी किसी चीज के लिए नान नहीं कह पाता था। कबीर ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और हार मानते हुए हां में सिर हिला दिया। कबीर ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए सोचा, हे भगवान, अगर ध्रुवांश भाई को ये बात पता लग गई ना कि मैं उनकी नाजुक सी बहन को मूनलाइट के उस मौत के जंगल में लेकर गया था, तो मेरी तो खैर नहीं है आज। वो मेरा मर्डर कर देंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्यार किया तो डरना क्या। ये बोलकर वो उन सबको लेकर उस सीधे वाले रास्ते जंगल की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते के बैरियर के पास पहुंचे, वहां खड़े एक मजबूत गार्ड ने अपना भाला आगे करते हुए उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए जनाब, आप लोग ऐसे आगे नहीं जा सकते। आपको पहले गार्ड हायर करना होगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। आगे खतरा है, और वो गार्ड भी आपको सिर्फ बाहर बाहर का जंगल ही दिखाएगा, जहां ज्यादा खतरनाक जीव नहीं है।
कबीर कुछ कहता कि उससे पहले ही वहां पर मौजूद उन गार्ड्स का जो सीनियर था उसकी नजर कबीर के चेहरे पर पड़ गई। सीनियर की आंखें फटी रह गई। वो हड़बड़ाते हुए आगे आया। अरे मास्टर कबीर, आप? ये सुनते ही वो गार्ड जिसने कबीर को रोका था बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ से उसका भाला छूट नहीं वाला था। कबीर, ड्यू, ध्रुवांश, एल्डर रेल, इन सब महान लोगों के नाम पूरी मूनलाइट की दुनिया में बहुत मशहूर थे। भले ही वो गार्ड कबीर को शक्ल से नहीं जानता था, लेकिन उसका नाम और रुतबा बहुत अच्छे से जानता था। उस गार्ड को लगा कि उसने डेविल के दोस्त को रोककर अपनी मौत को दावत दे दी है। वो तो गया आज, लेकिन इंसानों की तरह मूनलाइट में बिला वजह किसी को सजा नहीं मिलती थी। कबीर ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर उस गार्ड के सीनियर को रिप्लाई दिया। वो सीनियर गार्ड मुस्कुराया और उसने अपने उस डरे हुए गार्ड को देखते हुए कहा, इनका रास्ता छोड़ दो। मास्टर कबीर हमारे किसी भी गार्ड से ज्यादा मूनलाइट के जानकार है। उन्हें किसी गाइड की जरूरत नहीं है। गार्ड ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए सिर झुकाकर रास्ता छोड़ दिया। कबीर ने उसे थैंक यू बोला और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ गया। ये सब देखकर विशु, जो अभी तक कंफ्यूज था, हैरानी से कबीर को देखते हुए पूछा, कबीर भाई साहब, एक बात समझ नहीं आई, ये यहाँ के लोग, ये गार्ड्स आपका नाम सुनकर ही इतना घबरा क्यों जाते हैं? कबीर ने चलते हुए बहुत ही सीधे और कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि मेरी फैमिली भी इस मूनलाइट के एक मेंबर है विशु। कबीर आगे कुछ और बोलता, लेकिन भोले विशु को अपनी ही विशु लॉजिक समझ आ गई। ओह अच्छा, विशु ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब समझ आया, इस एडवेंचर पार्क को बनाने में कबीर भाई की फैमिली का भी शेयर लगा हुआ है। ये लोग यहाँ के पार्टनर हैं और कबीर भाई हमेशा यहाँ आते रहते होंगे बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए उनको यहाँ के सारे रास्ते पता हैं और उन्होंने कोई गाइड नहीं लिया। वाह यार, कबीर भाई तो बहुत बड़े बिजनेसमैन निकले। वो लोग चलते चलते आखिरकार जंगल की शुरुआत में बसे एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई गांव में पहुंच गए। जंगल के अंदर क्या खतरा ईशा और कबीर का इंतजार कर रहा है? क्या ध्रुवांश को पता चलेगा कि उसकी बहन मूनलाइट के जंगल में आ गई है? कहानी अब एक बहुत ही मिस्टिकल और रोमांटिक एक्शन वाले मोड़ पर आ गई है। स्काई सिटी, मूनलाइट रेल्म, मेन ट्रेनिंग ग्राउंड। स्काई सिटी के सबसे ऊंचे और विशाल मेन ट्रेनिंग ग्राउंड पर हवा बहुत तेज चल रही थी। आसमान में बादलों के बीच से छनकर आती हुई जादुई सूरज की रोशनी उस मैदान में मौजूद दो खतरनाक योद्धाओं पर पड़ रही थी। मैदान के बिल्कुल बीचों बीच ध्रुवांश खड़ा था। उसका शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। उससे कुछ ही दूरी पर आयत खड़ी थी। आयत अब काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर रही थी। ध्रुवांश अभी शिवाय द्वारा सिखाई गई उस लेजेंडरी 24/7 बॉडी शील्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। आयत ध्रुवांश पर लगातार बिना रुके अपनी ब्लड स्वॉर्ड से नॉर्मल स्पीड के हमले कर रही थी। क्लैंग, क्लैश, खचाक। ध्रुवांश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। उसके शरीर के चारों तरफ एक बहुत ही पतली, लगभग ना दिखने वाली नीली एनर्जी की एक पारदर्शी शील्ड बनी हुई थी। आयत की तलवारें जैसे ही उस ढाल से टकराती, वो चिंगारियां छोड़ते हुए टूटकर बिखर जाती। लेकिन अचानक आयत ने अपनी स्पीड बढ़ाई और एक बहुत ही भारी स्लैश किया। बैम! ध्रुवांश के शरीर के चारों तरफ बनी वो नीली शील्ड एक कांच की तरह क्रैक हुई और चकनाचूर हो गई। उस भारी वार के झटके से ध्रुवांश हवा में पीछे की तरफ उड़ा और जमीन पर धड़ाम से जाकर गिरा। धूल का एक गुबार उठ गया। ध्रुवांश का फॉर्मेशन टूट चुका था। उसने आयत के सैकड़ों लगातार हमले तो अपनी शील्ड पर झेल लिए थे, लेकिन आखिरकार एक लिमिट के बाद वो शील्ड टूट गई। ध्रुवांश हाँफते हुए जमीन से उठा। उसने शील्ड को 24 घंटे बिना थके बनाए रखना तो सीख लिया था, लेकिन वो अपनी इस शील्ड को और भी ज्यादा मजबूत, अभेद्य बनाना चाहता था। शिवाय, ध्रुवांश ने पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचा। शिवाय हमेशा अपने आसपास ये शील्ड बनाकर चलता है। उसे कोई चीज छू भी नहीं सकती, लेकिन उसकी भी शील्ड की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अगर उस पर बहुत ज्यादा लगातार हाई लेवल के हमले हुए तो वो उसे ज्यादा देर तक बनाए रखने में सक्षम नहीं रहेगा। शील्ड टूट जाएगी। और अगर एंजल सेक्ट के देवराज जैसे मॉन्स्टर से लड़ना है तो मुझे इस शील्ड की लिमिट को और बढ़ाना होगा। ध्रुवांश बार बार आयत को खुद पर हमले करने को बोलकर खुद की लिमिट्स को पुश कर रहा था। तभी मैदान के एंट्रेंस से कुछ नपे तुले कदमों की कड़क कड़क आवाज आई। क्या बात है ध्रुवांश, तुम तो कोई मौका नहीं छोड़ रहे मेरे से आगे निकलने का। मेरी ही टेक्निक को मुझसे भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो? आयत ने अपनी तलवार नीचे की और जल्दी से भागकर ध्रुवांश को हाथ देकर जमीन से उठाया।
ध्रुवांश ने आवाज की दिशा में देखा। वहां शिवाय अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले उसी पुरानी चिल स्माइल के साथ चला आ रहा था। उसे देखकर ध्रुवांश के थके हुए चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो एम्परर शिवाय आ ही गए, ध्रुवांश ने मजाक में कहा। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो आना ही था भाई, और वैसे भी तुम मुझे सिर्फ शिवाय या शिवाय भाई ही बुला सकते हो। तुम्हारी यहाँ की जो पहचान है उस हिसाब से तुम्हारा मुझे एम्परर बुलाना बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी यार। ध्रुवांश हल्का सा हंसा। ठीक है, शिवाय भाई ही बुलाऊंगा। शिवाय ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। ध्रुवांश अपना पसीना पोंछते हुए शिवाय को रास्ता दिखाते हुए अपने स्काई सिटी के उस उड़ते हुए आइलैंड के मेन महल की तरफ ले गया। आयत भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। मूनलाइट रेल्म, मिड सिटी के बाहरी गांव। वहीं दूसरी तरफ न्यू सिटी के जादुई बाजार से निकलकर कबीर और उसकी टीम शुभम, ईशा, कृति, प्रिया और विशु जंगल के पास बसे एक बहुत ही खूबसूरत जादुई गांव में आ गए थे। ये जगह किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। यहाँ लकड़ी के बहुत ही खूबसूरत पुराने डिजाइन वाले घर बने हुए थे। बीच बीच में छोटे छोटे चमकते हुए तालाब थे और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा मैदान था। हवा में एक मीठी सी खुशबू तैर रही थी। कबीर ईशा का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल रहा था। तभी चलते चलते हवा में एक बहुत ही हल्का सा ग्लिच जैसा हुआ। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए कबीर वहां से गायब हुआ और वापस वहीं प्रकट हो गया। ये मोशन इतना तेज था कि विशु, प्रिया, यहां तक कि शुभम ने भी उसे नोटिस तक नहीं किया। लेकिन अब कबीर के दूसरे हाथ में, जो उसने अपनी पीठ के पीछे छुपा रखा था, कुछ बहुत ही खूबसूरत चमकते हुए नीले फूल थे जो उसने अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके अभी अभी उस दूर वाले मैदान से तोड़े थे। कबीर ने एक बहुत ही प्यारी और फिल्मी स्माइल के साथ एकदम से वो फूलों का गुच्छा ईशा के चेहरे के आगे कर दिया। ईशा चौंक गई। उसने खुशी और शर्म से ब्लश करते हुए अपनी नजरें नीचे झुका लीं और बहुत ही नजाकत से वो फूल कबीर के हाथों से ले लिए। फिर कबीर ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उन फूलों में से एक छोटा सा फूल निकाला और उसे ईशा के बालों में कान के पीछे लगा दिया। कृति और प्रिया ये सब नज़ारा बिल्कुल किसी रोमांटिक मूवी की तरह देख रही थीं। उनके चेहरों पर एक ऑ वाला एक्सप्रेशन था। प्रिया ने भी अपनी जगह से एक लाल रंग का फूल तोड़ा और मुस्कुराते हुए विशु को दे दिया। विशु खुशी से पागल हो गया। लेकिन कृति ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गुस्से से शुभम को घूर कर देखा। उसकी नजरों का साफ मतलब था, कुछ सीखो कबीर से। वो डीएच लैंड की नंबर 1 फैमिली से है, इतना बड़ा हाई लॉर्ड है, उसके पास देश भर के इतने काम होते हैं, लेकिन फिर भी वो ईशा को कभी नाराज नहीं होने देता। कितना रोमांटिक है। और एक तुम हो बैल कहीं के। शुभम कृति की वो कातिलाना नजरें देखकर समझ गया कि बेटा आज तो तू गया। शुभम बुरी तरह घबरा गया। उसके पसीने छूट गए। उसने हड़बड़ाकर अपने आसपास देखा। उसे बिल्कुल अपने पैरों के पास ही एक बहुत बड़ा अजीब सा सफेद फूल दिखाई दिया। शुभम ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से वो सफेद फूल तोड़ा और हंसने की एक्टिंग करते हुए कृति के आगे कर दिया। कृति अभी भी उसे घूर ही रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया वो फूल लेने के लिए कि तभी फुस, अचानक उस सफेद फूल की सारी पंखुड़ियां एक ही झटके में झड़कर नीचे जमीन पर गिर गईं। शुभम के हाथ में सिर्फ उस फूल की एक सूखी और भद्दी सी डंडी बची। कृति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने शुभम को ऐसी खूनी नजरों से घूरा कि शुभम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। शुभम ने अपना थूक गटका। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन कबीर को गालियां देते हुए कहा, क्या जरूरत थी इस कबीर भाई को यहां सबके सामने इतना अच्छा बनने की? हमारी तो लगा दी ना तुमने। कुछ देर बाद सभी लड़कियां ईशा, कृति, प्रिया खुशी खुशी बातें करती हुई आगे चल रही थीं और उनके थोड़े पीछे सभी लड़के कबीर, शुभम, विशु चल रहे थे। विशु अभी भी बहुत खुशी और मासूमियत भरी स्माइल के साथ प्रिया का दिया हुआ वो फूल ही देखे जा रहा था। लेकिन शुभम के चेहरे पर, गालों और माथे पर 2-3 बैंडेज लगी हुई थीं, जो ये साफ साफ दर्शा रही थीं कि अभी अभी कृति के हाथों उसकी बहुत ही अच्छी वाली पिटाई हुई है। वो मुंह फुलाए हुए अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर सीधा नीचे देखते हुए चले जा रहा था। उसके साथ चल रहा कबीर काफी देर से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार कबीर का सब्र टूट गया और वो जोर जोर से हंस पड़ा। भाई कसम से मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी हंटर को एक नॉर्मल इंसान से इतनी बुरी तरह पिटते हुए देखा है। शुभम ने गुस्से से कबीर को घूर कर देखा और चिढ़ते हुए बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाई। क्या जरूरत थी यहां सबके सामने इतना अच्छा बनने की? हमारी तो लगा दी ना तुमने।
तभी पास चल रहे भोले विशु ने अपनी मासूमियत में एक और तीर छोड़ दिया। अरे शुभम भाई साहब, सिर्फ आपके लगे हैं, मुझे तो देखिए, मुझे तो प्रिया जी ने फूल दिया है। ये सुनकर शुभम डीप डिप्रेशन मोड में चला गया। उसने अपना सिर झुकाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। वो लोग चलते हुए गांव के आखिरी छोर पर पहुंच गए थे। उनके सामने जमीन पर एक बहुत ही अजीब सी लाइन थी। जैसे ही उन्होंने उस लाइन को पार किया, अचानक उनके चारों तरफ एक गहरा अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे अचानक से रात हो गई हो। ये नज़ारा बहुत ही खौफनाक और जादुई था। उस लाइन के इस तरफ जहां गांव था, वहां बिल्कुल तेज दिन था, सूरज चमक रहा था। लेकिन लाइन के उस तरफ जहां घना जंगल शुरू हो रहा था, वहां भयानक रात थी। ये देखकर ईशा, कृति, प्रिया और शुभम सभी हैरान और परेशान हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, सिर्फ कबीर और विशु को छोड़कर। कबीर पहले यहां आ चुका था, इसलिए उसे पता था। और विशु के लिए तो ये सब सिर्फ उस एडवेंचर थीम पार्क का एक बहुत ही शानदार स्पेशल इफेक्ट था। कबीर ने शुभम की तरफ देखा और उसे आंखों ही आंखों में इशारे से अलर्ट रहने को कहा। शुभम समझ गया। उसने अपनी कमर पर बंधी तलवार के हैंडल पर हाथ रख लिया। लड़कियां डर के मारे अपने अपने पार्टनर से चिपक गईं। ईशा ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। कृति शुभम के पीछे छिप गई और प्रिया ने विशु का हाथ पकड़ लिया। कबीर ने सबको समझाते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, डरो मत गाइस, ये जो जंगल के पेड़ है ना, ये मैजिकल हैं। इन पेड़ों के 100 मीटर के रेडियस में हमेशा अंधेरा ही रहता है। इन पेड़ों की परछाई सूरज की रोशनी को सोख लेती है, इसलिए मूनलाइट में इस जंगल को ब्लैक फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। कबीर ने एक बहुत ही विशाल और डरावने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ के इस एक एक पेड़ की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि इन पेड़ों की लकड़ियों और पत्तों का इस्तेमाल मूनलाइट में कई खतरनाक मेडिसिन्स, पोशंस और जादुई हथियार बनाने में होता है। कबीर उन सभी को उस अंधेरे जंगल के अंदर एक साइड में लेकर गया। वहां 2 बहुत ही विशाल पेड़ों के बीच बहुत सारी चौड़े पत्तों वाली लंबी लंबी बेलें लटकी हुई थीं। उन बेलों ने मिलकर एक बहुत ही मोटी दीवार जैसी बना रखी थी। कबीर चलते हुए उन बेलों को अपने हाथों से हटाया और सभी को अंदर आने का इशारा किया। सभी डरते डरते उसके पीछे अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वो चारों तरफ से उन बेलों से घिरा हुआ एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत तालाब था। उनके अंदर आते ही उस तालाब के पानी के ऊपर बैठे हुए हजारों छोटे छोटे चमकीले कीड़े अचानक हवा में उड़ गए। वो कीड़े अपने अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू नियॉन लाइट बिखेर रहे थे। वो हजारों कीड़े एक झुंड में उड़ते हुए हवा में ऐसे मूव कर रहे थे जैसे वो कोई एयर शो या ड्रोन शो कर रहे हों। वो हवा में अलग अलग पैटर्न्स बना रहे थे। कुछ कीड़े वहां आसपास की उन बेलों से बनी दीवारों पर जाकर बैठ गए, जिससे पूरी दीवार चमकने लगी, जैसे किसी ने इस पूरी जगह को दिवाली की तरह लाइटों से सजा दिया हो। सभी ये जादुई नजारा देखकर रिएक्ट करना ही भूल गए। उनकी आंखों में उस नीली रोशनी का रिफ्लेक्शन चमक रहा था। कबीर ने ईशा को अपनी बाहों में लेते हुए बहुत ही प्राउड आवाज में बताया, ईशा, तुम्हें पता है, ई गेट की बैटल में जाने से पहले जब मास्टर ड्यू ने मुझे वो नर्क जैसी ट्रेनिंग दी थी, तो हमने ट्रेनिंग का आखिरी हिस्सा यहीं इसी जगह पर पूरा किया था। ये सुनकर ईशा ने उस नीली रोशनी में आसपास की जगह को ध्यान से देखा। वहां जमीन पर बहुत से विशालकाय पत्थर टुकड़ों में टूटे पड़े थे। कई बड़े बड़े पत्थरों पर बहुत ही गहरे कट के निशान थे। एक बहुत बड़ी चट्टान तो बिल्कुल बीच में से 2 हिस्सों में कटी हुई थी। ये सब कबीर की उस भयानक प्रैक्टिस की गवाही दे रहे थे। शुभम एक हंटर था, इसलिए वो निशानों को देखकर महसूस कर पा रहा था कि आखिर वहां किस लेवल की भयानक ट्रेनिंग हुई होगी। तभी ईशा की नजर पास की झाड़ियों में बैठे एक बहुत ही क्यूट और छोटे से सफेद खरगोश पर गई। अरे वाह, वो देखो कबीर, कितना प्यारा खरगोश है। ईशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा किया। जैसे ही कबीर ने उस खरगोश को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं ईशा, उसकी आंखों में मत देखना, कबीर पागलों की तरह चिल्लाया। बाकी सबने तो कबीर की वो चीख सुन ली थी, लेकिन ईशा ने कबीर की आवाज सुनने से पहले ही उस खरगोश की उन बड़ी बड़ी चमकती हुई लाल आंखों में देख लिया था। और जैसे ही ईशा ने उसकी आंखों में देखा, अचानक ईशा के दिमाग में एक भयानक इल्यूजन पैदा हो गया। ईशा को वो छोटा सा प्यारा सा खरगोश अचानक कई फीट बड़ा, खून से सना हुआ और बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर दिखाई देने लगा। उस मॉन्स्टर खरगोश के बड़े बड़े दांत खून से सने हुए थे और वो मुंह फाड़कर तेजी से ईशा को खाने के लिए उस पर झपटा।
आ आ आ ईशा एक दिल दहला देने वाली चीख मारते हुए पीछे हटी और डर के मारे कबीर के सीने से बुरी तरह चिपक गई। वो कांप रही थी और उसकी सांसें अटक गई थी। कबीर ने तुरंत ईशा को कसकर हक किया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करते हुए बोला, डोंट वरी ईशा, रिलैक्स, कुछ नहीं है। वो खरगोश खतरा देखते ही सामने वाले के दिमाग में एक भयानक इल्यूजन डाल देता है और खुद अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जो तुमने देखा वो सब झूठ था, वो बस एक इल्यूजन था। ईशा ने घबराते हुए कांपती सांसों के साथ अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वहां कोई मॉन्स्टर नहीं था और वो छोटा सा खरगोश भी वहां से गायब हो चुका था। लेकिन ये सब नजारा विशु ने भी देखा था। विशु, जो अभी तक इस जगह को एक एडवांस थीम पार्क समझ रहा था, उसकी हवा टाइट हो गई थी। उसने उस विशाल चट्टान को बीच में से कटा हुआ देखा। उसने ईशा को इतनी बुरी तरह डरते और चीखते हुए देखा। विशु का मासूम दिमाग अब सुन्न पड़ने लगा था। ये कोई स्पेशल इफेक्ट या 3D हॉलोग्राम नहीं लग रहा यार, विशु ने पसीना पोंछते हुए मन ही मन खुद से कहा। ये चट्टानें, ये कटे हुए पत्थर, ये सब असली हैं। और कबीर भाई का ये खौफ, ये कोई एक्टिंग नहीं थी। हे भगवान, प्रिया मुझे किस पागलों वाली जगह पर ले आई है। ये कोई एडवेंचर पार्क नहीं, ये तो सच में कोई खतरनाक जादुई दुनिया है। विशु को अब समझ आ रहा था कि यहाँ जो कुछ भी है वो कोई मजाक नहीं है। कबीर उन सभी को ऐसे ही जंगल के कुछ और खूबसूरत और अतरंगी जानवर दिखाता रहा जो खतरनाक नहीं थे। कुछ घंटों बाद वो सब काफी थक चुके थे। वो वापस मूनलाइट की न्यू सिटी की तरफ लौटने लगे। विशु अभी भी बहुत डरा हुआ और हैरान था। वो बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। वो लोग अंधेरे जंगल के रास्ते से वापस लौट ही रहे थे कि कुर्र ग्रर, अचानक उनके पीछे से बहुत ही अजीब और खूंखार कुर्रानी की आवाजें आने लगीं। कबीर और शुभम एक झटके में रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। घने अंधेरे के बीच से लकड़बग्गे जैसे दिखने वाले कुछ बहुत ही भयानक और विशालकाय जानवर उनकी तरफ पागलों की तरह भागे चले आ रहे थे। उनकी आंखें पीली थीं और उनके मुंह से लार टपक रही थी, लेकिन वो कोई आम लार नहीं थी। उनके मुंह से जो थोक जमीन पर गिर रहा था वो इतना खतरनाक और गर्म एसिड था कि वो जमीन की कंक्रीट और पत्थरों को भी पलक झपकते ही पिघला रहा था। अगर वो एसिड लोहे पर भी गिरता तो उसे भी गला देता। कबीर ने अपनी हाईलॉट सेंसेस सुन मॉन्स्टर्स को फील किया। अलर्ट हो जा शुभम, कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। ये एसिड हाइनाज है। शुभम ने हाँ में सिर हिलाते हुए बिना एक सेकंड की देरी किए अपनी एनर्जी सेल वाली चमकती हुई तलवार म्यान से निकाल ली। श्वांग! लड़कियां डर के मारे पीछे हट गई और विशु को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसकी तो रूह कांप गई थी। कबीर ने अपनी स्पेशल लाइटनिंग तलवार के हैंडल पर अपना हाथ रख लिया था। उसकी आंखों में पीली बिजलियां चमकने लगी थीं। वो एसिड हाइनाज अब बस उन पर छलांग लगाने ही वाले थे। क्या होगा अब आगे? क्या कबीर और शुभम उन एसिड फेंकने वाले मॉन्स्टर्स से उन लड़कियों और मासूम विशु को बचा पाएंगे? और उधर स्काई सिटी में ध्रुवांश और शिवाय के बीच क्या बातचीत चल रही है? कहानी अब एक बहुत ही डार्क और एक्शन पैक्ड मोड पर है।